सम्माननीय सांसद महोदय श्री जुगल किशोर शर्मा जी, सम्माननीय मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्री धीरज गुप्ता, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री दिलबाग सिंह, मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर जम्मू की म्यूनिसिपल कमिश्नर तथा स्मार्ट सिटी की सीईओ अवनी लवासा, आज के कार्यक्रम में उपस्थित डिप्टी मेयर साहिबान, विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, कॉरपोरेटर्स, संजीव वर्मा जी, राघव लंगर जी, मुकेश सिंह जी, डीसी जम्मू, पत्रकार मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, अभी 7 फरवरी को श्रीनगर में झेलम रिवर डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया और आज 12 तारीख को यानी 1 सप्ताह के अंदर तभी रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ आपके सामने हुआ है। धीरज गुप्ता जी ने बहुत विस्तार से बताया है, मैं इसके तकनीकी पक्ष में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पानी भी यहां मौजूद रहे इसके लिए भी काम होगा। और साबरमती रिवर फ्रंट की बहुत चर्चा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने की है। एक बात मैं केवल विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहता हूं, साबरमती के जो सबक थे वो सबक हमने जम्मू में लिया है। जब साबरमती रिवर फ्रंट बना था, अच्छा बना है, तो उस समय उन लोगों ने पर्यावरण का, ग्रीनरी का, कई चीजों का ध्यान नहीं रखा। बाद में उसे वो कर रहे हैं। उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए वो सब चीजें जो प्रथम चरण में होनी चाहिए थी, तभी रिवर फ्रंट में उसका समाविष्ट पहले से किया गया है। मैं समझता हूं इसके कारण निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा और आकांक्षा के अनुरूप ये परियोजना बन करके तैयार होगी। कल कई साथी थे, एक कार्यक्रम में शाम को मैं था, वहां की 1-2 बात मैं दोहराना चाहता हूं क्योंकि यहाँ कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं। सामान्य रूप से यहाँ बहुत अनुभवी लोग हैं लंबे समय से। व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात बार बार महसूस करता हूं कि 2014 में इस देश की राजनीतिक शब्दावली केवल नहीं बदली, बल्कि देश की कार्य संस्कृति भी बदली और देश की जनता की वो आकांक्षा थी, उसकी दस्तक यहां 2019 में पड़ी और मुझे लगता है कि उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर भी पड़ने लगा है। मैं 8 अगस्त 2020 को आया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। बीतने के बाद जम्मू इलाके में मैं पहली बार रियासी गया था। रियासी से फिर वैष्णो माता का दर्शन किया और जम्मू लौटा। 24 अगस्त मुझे याद है, 2 दिन था मैं, 24 अगस्त और 25 अगस्त। अनेक लोग मिले। ये सवाल बार बार, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूं, साहब ये कब बनेगा, हमने कर दिया था। इतिहास के पन्नों को मैंने पलटा तो 2009 से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक हिंदी में एक मैगजीन छपती थी, सारिका, बड़ी प्रसिद्ध मैगजीन थी, बहुत लोग पढ़ते रहे होंगे। तो एक हास्य व्यंग के लेखक थे बिशन टंडन। उन्होंने एक लेख लिखा, जनक का धनुष किसने तोड़ा। आप में से कुछ मित्रों ने पढ़ा होगा, मैं संक्षेप में उसका जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा उस अपने लेख में कि भारत सरकार बहुत चिंतित हुई कि देश का विकास कैसे किया जाए। तो बैठक हुई और विचार हुआ कि अगर देश की प्राइमरी शिक्षा को ठीक कर दें तो देश विकसित हो सकता है। तो एक कमेटी बनी, एक आयोग बना, कमेटी का आयोग बना, आयोग के एक सम्मानित अध्यक्ष और कुछ सदस्य बने। आयोग की पहली बैठक हुई, अध्यक्ष जी
और सदस्यों ने मिलकर के विचार किया कि कैसे काम आगे बढ़ाया जाए। तो तय हुआ कि एक सुदूर ग्रामीण अंचल के प्राइमरी स्कूल पर चलते हैं, देखते हैं कि वहां व्यवस्था कैसी है, वो सबक हमें मिलेगी तो आगे का काम करने में हमें सुविधा होगी। अध्यक्ष जी गए। वो प्रदेश कौन था मैं नहीं जानता, उत्तर प्रदेश था, बिहार था, जम्मू कश्मीर था, कोई प्रदेश रहा होगा, यही मौसम रहा होगा ठंड का। वहां के जो प्रधानाध्यापक थे, हेडमास्टर साहब, वो चारपाई पर विश्राम फरमा रहे थे, धूप का आनंद ले रहे थे। वो पहुंचे, उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे भारत सरकार ने एक आयोग बनाया है, मैं उसका अध्यक्ष हूं और मैं आपका स्कूल देखने आया हूं कि पठन पाठन कैसा है। तो हेडमास्टर साहब ने कहा, साहब अनुशासन बहुत उच्च कोटि का है, पठन पाठन भी बहुत उत्तम है, आइए आपको मैं अपने विद्यालय की सबसे जो ऊंची कक्षा है, मैंने क्लास 5 कक्षा 5 में ले चलता हूं। अध्यक्ष जी गए, जैसे पहुंचे सारे बच्चे खड़े हो गए और जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनका बैठ जाओ, तब वो बैठे। तो हेडमास्टर साहब ने कहा, साहब देखा आपने अनुशासन कैसा है, बड़े प्रभावित हुए अध्यक्ष जी। जो अध्यापक पढ़ा रहे थे वो सीता विवाह का प्रसंग पढ़ा रहे थे। तो अध्यक्ष जी ने एक बच्चे से सवाल पूछा कि जनक का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा, साहब मैंने नहीं तोड़ा। दूसरे से पूछा, जनक का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा, मैंने भी नहीं तोड़ा। बारी बारी से सबने एक ही जवाब दिया कि जनक का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनसे पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा, साहब जब से मैं यहाँ अध्यापक हूँ, यहाँ कोई जनक का धनुष नहीं था, टूटने का सवाल कहां से पैदा हुआ? अध्यक्ष जी को समझ में आ गया कि पठन पाठन कितना उत्तम है, अनुशासन किस कोटि का है। बाहर निकले तो जो हेडमास्टर साहब थे प्रधानाध्यापक जी, उनसे पूछा, कहा साहब मैं 20 साल से यही हेडमास्टर और पूरे 20 वर्ष में यहाँ कोई जनक का धनुष नहीं था, लेकिन जो पहले के हेडमास्टर थे रिटायर कर गए हैं, इसी गांव में रहते हैं, मैं उनको बुलाता हूं, शायद वो बता सकें कि उनके कार्यकाल में था या नहीं था। उनको बुलाया गया, वो भी आए। उन्होंने कहा, साहब मैंने यहाँ 27 वर्ष सेवा की, यहाँ भी कोई जनक का धनुष नहीं था मेरे कार्यकाल में। तो उनको अध्यक्ष जी को समझ में आ गया कि पठन पाठन अनुशासन, वो चले गए बेचारे। हेडमास्टर साहब ने कहा कि ये तो मैंने बड़ा अच्छा मसाला है। उन्होंने एक चिट्ठी बनाई। शिक्षा विभाग में हमारे यहाँ 2 स्तर है, स्कूल शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा। तो स्कूल एजुकेशन में जो वहाँ हमारे यहाँ 10 अफसर लगते हैं, DIOs कहते हैं, जैसे आपका एजुकेशन अफसर। प्राइमरी के लिए वो बेसिक शिक्षा अधिकारी उसे हम कहते हैं, तहसील लेवल पर SDI होता है। तो उन्होंने अपना कागज लिया और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, मेरे विद्यालय के जनक का धनुष खो गया है, इससे पठन पाठन में बड़ी असुविधा हो रही है, आपसे अनुरोध है कि अविलंब जनक का धनुष हमारे विद्यालय को उपलब्ध कराया जाए। तहसील स्तर पर SDI होता है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर। तो सामान्य रूप से वो दौरा ज्यादा करता है। कागज पहुंचा, कई दिन दौरे के बाद देखा, उसने कागज आया तो पढ़ने की आदत नहीं थी, रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड संस्तुति के साथ अग्रसारी भेज दिया। फिर वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा, घूमते घामते अंततः वो सचिवालय में पहुंच गया। तो उस समय 31 मार्च का बड़ा महत्व होता था, क्योंकि 31 मार्च तक पैसा अगर नहीं खत्म हुआ तो जो शिक्षा विभाग के सचिव थे बेचारे, वो एक बैठक से आए थे, बड़े निराश थे और कुछ मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लेकर के गए थे। उस समय मेडिकल एजुकेशन भी उसी में सम्मिलित था। वित्त सचिव ने खारिज कर दिया। बड़े दुखी मन से आए थे, देखा, उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव तो बड़ा अच्छा है, अब अगली बैठक में वित्त सचिव को बताऊंगा कि मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे। तो प्रस्ताव भेजने की पहले बड़ी तैयारी किया उन्होंने, पुलिस के साथ एक बैठक किया, गृह सचिव, DGP, और उसमें DGP साहब ने सुझाव दिया कि साहब अगर जनक का धनुष रखा जाएगा तो हिंसा भड़क सकती है, इसलिए सभी थानों को निर्देश दिया जाए कि जहां जहां जनक का धनुष है उसकी पूरी हिफाजत थानाध्यक्ष करें। घूमते घामते फिर वो बैठक की जो तिथि थी मुकर्रर थी, वहां प्रस्ताव पहुंच गया और 31 मार्च फिर आ गया। तो
जब बैठक प्रारंभ हुई तो उस पर चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और अंत में वित्त सचिव ने कहा कि प्रस्ताव बहुत उत्तम है, इस वित्तीय वर्ष में विचार नहीं हो सकता है, अगले वित्तीय वर्ष में इस प्रस्ताव को देखा जाएगा। तो इसकी परत दर परत हमने समझने की कोशिश की तो मुझे लगा कि ये भी इसी का शिकार है, न वित्त का इंतजाम, न कोई प्रशासनिक स्वीकृति, और जो मिलता था मैंने तो कर दिया था। मैंने कहा भैया कहाँ था, मैं देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ। धीरज गुप्ता से मैं पूछा था कहाँ है भैया, उस समय संजीव वर्मा थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये भगवत कृपा है या भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्मार्ट सिटी परियोजना उन्होंने शुरू की, जिसके कारण जम्मू के नगरवासियों का जो स्वप्न था वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। दोनों मुख्य शहर जम्मू और श्रीनगर अनेक परियोजनाएं पूरी हुई हैं और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और भी जो परियोजनाएं चल रही हैं वो पूरी हो जाएंगी। कल एक और बात मैंने कही, वहां जो दिखाया जा रहा था दृश्य, उसमें महाभारत कालीन युग की बड़ी सारी घटनाओं का जिक्र हुआ। तो उस बात को भी दोहरा देता हूं, कुछ लोग नए हैं। महाभारत में आप सब जानते हैं यक्ष प्रश्न बड़े कठिन प्रश्न माने जाते हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, तो कई प्रश्न पूछे युधिष्ठिर से यक्ष ने। एक उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न था, यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर का जवाब जो था कि आदमी आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो नहीं सकता। कल मैंने कहा था, आज फिर मुझे लगता है दोहराना पड़ेगा राणा साहब, अगर यक्ष मुझसे आज सवाल करे किम आश्चर्य, तो मेरा जवाब है कि जम्मू में भी परियोजनाएं अब होने लगी हैं, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो नहीं सकता। अब इस स्मार्ट सिटी में या जो काम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब हम सबके ऊपर निर्भर करता है, विशेष रूप से यहाँ के नागरिकों के ऊपर, कि इसे आर्थिक विकास का इंजन हम कैसे बनाएं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, बुनियादी सुविधाओं में जो विस्तार हो रहा है, इससे स्थायी रोजगार की वृद्धि स्थानीय लोगों की कैसे हो, मैं समझता हूं यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे आए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये सबके जहन में ये महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। विकास ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये मैं मानता हूं कि एक जन आंदोलन है, और इसमें जब तक जन भागीदारी नहीं होती है तब तक वो अपने गंतव्य तक पहुंचता नहीं। प्राचीन काल से हमारे यहाँ नदियों के किनारे, जैसा धीरज जी ने बताया, सभ्यताएं विकसित हुई, कारोबार भी फले फूले। पिछले 2.5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लिए हैं, जिसके कारण मैं मानता हूं कि हमारी पुरानी संस्कृति के पुनर्निर्माण, नई अर्थव्यवस्था, दोनों को नया जीवन मिल रहा है। जिस प्रकार ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में नागरिकों के रहने, उनके विकसित होने की मूल क्षमताओं में बदलाव हुआ है, वो जम्मू कश्मीर के प्रति भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। जम्मू शहर को ही आप देखिए, किसी शहर में, मैं कई बार कहता हूं, आज फिर दोहराता हूं, देश का अकेला शहर है जम्मू, जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। किसी शहर का नाम आप लीजिए, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, किसी शहर में ये चारों संस्थान नहीं है। ये देश का अकेला शहर जम्मू है जहां इस तरह की 4 शीर्ष संस्थाएं भारत सरकार की हैं। मैं पिछले दिनों दिल्ली था, वहां भी लोग मिलते हैं। एक सज्जन मुझे मिले, IT सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब ये अब समय आ गया है, बदल रहा है, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, इसके बारे में देश और दुनिया सोच रही है, आपको भी जम्मू कश्मीर में शुरू करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये शुरू करना चाहिए नहीं, यहाँ शुरू हो गया है। 2 इंस्टीट्यूट हमारे चल रहे हैं, एक जम्मू में, एक बारामूला में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से, जहाँ ये सारी सुविधाएं। और जब उसका शुभारंभ करने में गया था तो IIT जम्मू के डायरेक्टर साहब थे वहां। उस समारोह में उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हमारे IIT में भी ऐसी
मशीनें नहीं हैं जो यहां लगी हुई। ऐसे 12 सेंटर हमने और स्वीकृत किए हैं जो 1 साल में बन करके तैयार हो जाएंगे। आधुनिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं और अपेक्षाएं हैं नौजवानों की, जो उन्नत सुविधाएं बुनियादी रूप से, मैं समझता हूं कि उनमें अनवरत सुधार हो, ये हम सबकी शीर्ष प्राथमिकता है। ये बदलाव है, ये पुनर्निर्माण है जो भारत के प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक पूरा जम्मू कश्मीर सशक्त और विकसित नहीं हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में आर्थिक सामाजिक उत्थान की कल्पना मूर्त रूप लेगी। मैं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सीईओ अवनी लवासा का विशेष रूप से आज मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस मेहनत से, जिस ईमानदारी से और जिस शिद्दत से अवनी ने काम संभाला है, मैं समझता हूं कि उसकी खुले मन से तारीफ होनी चाहिए। और हमारे यहां परंपरा यही है कि अच्छे लोगों की सराहना लोग नहीं करते और जो खराब काम करता है उसको सजा देने का भी प्रावधान नहीं। ये पद्धति जिस दिन देश में बदल जाएगी, मुझे लगता है कि काम और बेहतर होने लगेगा। मैं और इसके चेयरमैन हैं हमारे प्रेजेंट डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगड़, धीरज गुप्ता जी, इन सब लोगों ने और पूरी टीम ने, नाम इसलिए अवनी का लिया कि वही म्युनिसिपल कमिश्नर या सीईओ हैं, लेकिन इसके पीछे ढेर सारे लोग हैं। केशव वर्मा जी का नाम इन्होंने लिया। ढेर सारे लोग हैं जो इस काम को यहां तक पहुंचाने में अपनी पूरी ऊर्जा का इन्होंने प्रयोग किया है। अब मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र धीरज गुप्ता कर रहे, 350 कैनाल जमीन, वो एक अच्छी टाउनशिप होगी। जो लोग रहेंगे वो प्रकृति को भी देख सकेंगे, सौंदर्य को भी देख सकेंगे, हरियाली और पानी का भी अनुभव कर सकेंगे और जम्मू की जो आध्यात्मिकता है, मुझे लगता है कि उसका भी अनुभव कर सकेंगे, चाहे वो सामान्य व्यापारी हो, यहाँ के निवासी हों। और दूसरे फेज का विवरण बताया है इन लोगों ने, मैं उस बारे में नई विवरण में जाना चाहता हूं। 17 तारीख को भारत सरकार में, जिसका जिक्र भी माननीय सांसद जी कर रहे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि 17 को मेट्रो प्रोजेक्ट भारत सरकार स्वीकृति प्रदान कर देगी। 17 को मीटिंग है। कल जो मंत्री जी हैं उन्होंने मुझे फोन करके बताया, तो अब प्रोजेक्ट बना नहीं तब तक सेकेंड फेज की बात शुरू होने लगी। एक दिन IIT के डायरेक्टर साहब आए, एम्स के डायरेक्टर साहब आए थे मेरे पास, कहता अब एम्स तक भी जानी चाहिए। मैं भैया प्रोजेक्ट बन गई, सबमिट हो गई, भारत सरकार स्वीकृत करने जा रही है, अभी इस स्टेज पर कहां। जब सेकेंड फेज की बात होगी तो देखा जाएगा, अभी जितना बन रहा है उतना बनने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, उसमें भी इस परियोजना का एक बड़ा योगदान होगा। और सदाबहार जम्मू के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी गई है। रिवर प्लाजा हो, प्रोमेनगेट हो, पार्क हो, गार्डन स्पोर्ट्स हो, मनोरंजन स्थल हो, कॉमर्शियल रेजिडेंशियल स्पेस हो, चाहे वो वॉकिंग ट्रैक हो या बाइकर्स के लिए, साइकिल चलाने वालों के लिए ट्रैक हो। मैं मानता हूं कि ये जम्मू के आर्थिक विकास का नया इंजन आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मैं कहूं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखा गया है। नदियों और नालों में सदियों का बैर रहा है, आज से नहीं, पुरातन काल से। फिर भी आप देखें तो हमारे देश में नदियों में नाले प्रदूषण के मुख्य स्रोत हो गए हैं। तवी रिवर फ्रंट में इसका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि तवी का भी वही हाल है। और मुझे कल अवनी ने बताया कि तवी के दोनों तरफ ऐसे दर्जन भर नाले हैं जो सीधे तवी में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। 3 तरह से जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था, स्वच्छता का बेहतर इंतजाम और नदी में प्रदूषण और कचरे का भी पूरा इंतजाम, ये 3 फ्रंट पर काम इसमें होगा। लेकिन पर्यावरण जागरूकता मुझे लगता है कि पूरे जम्मू के वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक है। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा
कि हम अपने कर्तव्य की तरफ भी ध्यान दें, ये बड़ा आवश्यक है। प्रशासन ये काम नहीं कर सकता है। प्रशासन चाहे भी तो बिना आपके सहयोग के ये काम पूरा नहीं हो सकता है। कुछ दिनों में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सब जी रहे हैं। जब 25 वर्ष बाद हम आज़ादी के 100 साल पूरे करें तो मुझे लगता है कि एक बड़ा संकल्प आज हम ले सकते हैं कि यहाँ का पर्यावरण ठीक हो, इसमें सभी नागरिक सहयोग करें। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। एक पुरानी कहावत है, गॉड ऑलवेज फॉरगिव्स, मैन ऑफन फॉरगिव्स, बट नेचर नेवर फॉरगिव्स। और हमें ये याद बराबर रखना होगा, प्रकृति हमारा एकमात्र घर है और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या, इसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमें आगे बढ़ाना है या डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में तब्दील करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो प्लान बना है वो इकोलॉजी को ध्यान में रख करके पर्यावरण के अनुकूल तथा सामंजस्य स्थापित करके तैयार किया गया है। जन भागीदारी से इसको अस्थायी और प्रोडक्टिव बनाने की जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर है। मुझे विश्वास है कि जम्मू की जागरूक जनता पूरे स्वाभिमान के साथ यहाँ की संस्कृति और प्रकृति को सहेज कर रखने में निश्चित रूप से योगदान करेगी। मैं 3 बजे प्रेस से मिल रहा हूं तो उसमें बहुत सारी बातें करनी यहाँ मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी द्रुत गति से आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है और मुझे खुशी है कहते हुए कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के रोड और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। और खासतौर से जम्मू डिवीजन में अभी हाल में 11 नई महत्वपूर्ण सड़कें भारत सरकार ने स्वीकृत की हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले महीने 2 महीने में 3 और नई सड़कें स्वीकृत हो जाएंगी। और मैंने वहां चर्चा किया था कि जो रिट्रीट सेरेमनी हो रही है, आने जाने में लोगों को दिक्कत है, वो अब 4 लेन की सड़क एयरपोर्ट से वहां तक बनने जा रही है, वो पूर्ण हो जाएगी। सरकार ने कोशिश प्रारंभ की है और 109 प्रोजेक्ट्स जम्मू संभाग में अभी इन लोगों ने पूरे किए हैं, जिसमें 14 नए ब्रिज भी शामिल हैं, जिससे कनेक्टिविटी आसान हुई है। और दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से 6 घंटे में मां वैष्णो देवी के दरबार में लोग पहुंच सकेंगे। चिनानी शुद्ध महादेव गोहा मार्ग, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 2100 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा हो रहा है। ग्रीनफील्ड जम्मू रिंग रोड का काम अभी बताया इन्होंने, तेजी से चल रहा है। इस रिंग रोड के निर्माण से जम्मू की पावन धरती के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति तेज होगी। सीमावर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलेंगे। पिछली बार बिजली की बड़ी परेशानी हुई थी जम्मू वासियों को, मुझे याद है। पिछली बार भी थोड़ी क्षमता बढ़ी थी हमारी और इस बार मैं समझता हूं कि काफी क्षमता वृद्धि 31 मार्च तक हमारी हो जाएगी। 108 नए रिसीविंग स्टेशन, 2633 नए डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हमारे पूरे हो गए हैं। 920 MVA की अतिरिक्त बिजली क्षमता पिछले 7 महीने 8 महीने में हमने यहां बढ़ाई है। 14 नए ग्रिड सब स्टेशन बनकर 1150 MVA मार्च तक हम पूरा करेंगे। आप जानते हैं, सालों से बिजली की जर्जर व्यवस्था की वजह से लोगों को इच्छा के अनुरूप बिजली हम नहीं दे पा रहे हैं, जितने देश के अन्य हिस्सों में दी जा रही है। लगभग 7500 करोड़ रुपए का काम बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज हमारे यहाँ चल रहे हैं। अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों को हम दुरुस्त करने में लगे हैं। जो विरासत में, कल मैंने कहा था, जो विरासत में हमको मिला हुआ है वो इतना पर्याप्त भंडार है, उसको मैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में नहीं, जल्दी जल्दी उसको खर्च करना चाहता हूं। हीरानगर, मनवाल, घट्टी, कठुआ, सांबा, ड्राबा, चंडक, सिदरा, ये सब अनंत काल से चल रही परियोजनाएं, हनुमान जी की पूंछ की तरह, लेकिन अब पूरी हो गई हैं। मित्रों,
औद्योगिकीकरण भी तेज गति से जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और एक भदरवा का नौजवान है आकिब हमीद, मुझे मिलना आया था, सरकारी नौकरी पा गया है, मिठाई लेकर आया था। हमने कहा क्या है? कहा हमने सोचा नहीं था, मेरे पिताजी ठेला लगाते हैं, मैं अब सरकारी नौकर हो गया। कठुआ की एक बच्ची आई थी, नेहा शर्मा, अत्यंत गरीब परिवार की। उसने कहा था मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहां भी नौकरी मिल जाएगी हमारे जैसे लोगों को। यहां तो उन लोगों को मिलती थी जो रसूखदार हुआ करते थे। मैं औद्योगिकीकरण की चर्चा कर रहा था और मैं कहना चाहता हूं कि उसके पीछे भारत के गृह मंत्री जी की बड़ी मेहनत है उस पॉलिसी को बनाने में, जिन्होंने हम सब लोगों के सुझाव को उसमें सम्मिलित किया। और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन व्यापक स्तर पर देश भर के लोगों के साथ किया गया। जब बना था तो मुझे याद है, मैं भी ये बात कहता था, अनुमान हम कर रहे थे कि 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि 50,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास ऑलरेडी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास हैं। ये वो प्रस्ताव हैं जिन्होंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को फीस जमा की है, अपनी डीपीआर जमा की है, और 20 फरवरी तक 20 से 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लोगों को जमीन हम देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से मैंने निवेदन किया है कि कोई तारीख आप फरवरी अंत या मार्च फर्स्ट वीक में दे दें, तो 25,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम जम्मू में करना चाहते हैं। और मैं आश्वस्त हूं कि प्रधानमंत्री जी जरूर आएंगे। अब जमीन और खोज रहे हैं कि बाकी लोगों को कैसे देना, उसके लिए अनेक चेंज ऑफ लैंड यूज, गैर मुमकिन खड्ड दरिया राघव ने दौड़ दौड़ करके उसको खोजा। हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने तो उससे भी निजात जल्दी मिल जाएगी, उस दिशा में भी आगे बढ़े हैं। तो रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इतने उदाहरण है कि मैं किसका किसका जिक्र करूं। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस खूबसूरत नदी को समय सीमा के भीतर 18 महीने में निर्मित करके जम्मू वासियों को हम सौंप सकें, इसकी हम पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे। आइए हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करें और एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें एकता की भावना हो, समान अवसर और समता मूलक कार्यप्रणाली हो, इस दिशा में हम कदम मिलाकर चलें। यही निवेदन करते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सब आए, इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।